नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को साइंस के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं और ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ना एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से और थोड़ा सीरियसली लेकर इसको याद करें। ठीक है ना, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चंस है और वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो अच्छे से 40 क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, और हो सकता है कि इसमें से बहुत प्रश्न इस बार आए। ठीक है ना, जो आप अगर नहीं देख पाएंगे तो वो क्वेश्चन गंवा देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। छोटू, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी जो है ना, मिट्टी हो गया, पित्तल हो गया, इन सभी का नाम लोग उपयोग पदार्थ बनाने में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने वाले पदार्थ में नहीं करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण, यानी कि सी नंबर दूसरा का हो जाएगा। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है कि किसी माध्यम में अपूर्णांक का मान होता है। किसी भी माध्यम में अपूर्णांक का मान क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है ना, तो साइन आई बटे साइन आर होगा ना बाबू, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ये ए नंबर वाला। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। सी नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला। अगला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, ये क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, यानी कि दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ दूर की वस्तुओं को देख सकती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला। ठीक है ना, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, यानी कि 6 नंबर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। अधिक झुकाव कहेगा ना तो आप लोग बैगनी समझना, क्योंकि बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है। अगर तरंगदैर्घ्य कम होगा तो उसका झुकाव ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमारा 6 का आंसर मिल जाएगा डी नंबर। ठीक है ना, अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता। ये आपका यहाँ पर ऋण होगा। ठीक है ना, क्या होगा छोटू, ऋण होगा। तो किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। धन का मतलब होता है छोटू प्लस, और ऋण का मतलब क्या होता है, तो ऋण का मतलब होता है माइनस। तो किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो आपका हो जाएगा कुंडली में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया 8 नंबर, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये हमारे पास 8वां नंबर क्वेश्चन है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। यानी कि दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कैसे, जैसे कि आर बराबर अगर हमको निकालना है ना, तो 10 ओम और आप लोग ना 20 ओम एकदम सीधी जोड़ दीजिए, तो ये हमारा बन जाएगा 10 20 30 ओम बन जाएगा। तो 30 ओम ही आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला। ठीक है ना, 10 और 20 दोनों को जोड़ दीजिएगा श्रेणी क्रम में है ना, इसलिए जुट जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास एक क्वेश्चन आया 9 नंबर। ये क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर के दो विभवों के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में किया गया कार्य, यानी कि आपको वर्क निकालना है। क्या निकालना है, वर्क, यानी कि कार्य निकालना है। तो एक काम करिए, 12 में 2 से गुणा कर दीजिए, आपका मिल जाएगा 24 जूल वर्क मिल जाएगा। ठीक है ना, क्या मिल जाएगा, 24 जूल आपका वर्क मिल जाएगा, यानी कि आंसर मिल जाएगा बी नंबर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। ये क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत फ्यूज जो होता है ना वो काम करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर। ठीक है ना, तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारक ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत फ्यूज जो है ना वो धारक ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, यानी कि कार्य करता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रखा जाए तो क्या बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन आया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आंसर होगा बी नंबर, विद्युत चुंबक बनेगा। क्या बनता है, तो विद्युत चुंबक बनता है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। ये क्वेश्चन है 1 किलोवाट तुल्य है। 1 किलोवाट तुल्य कितने का होता है, तो यहाँ पर आपका 12 का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है ना वो 3.6 × 10⁻6 के बराबर होता है। ठीक है,
अब देखिए 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है कि ना कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। देखिए नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ना आपको यूरेनियम की ज़रूरत पड़ेगा। किसका? तो यूरेनियम की ज़रूरत आप लोगों के लिए पड़ेगा, ठीक है ना। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आप लोगों को यूरेनियम की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है, H2 और O2 मुक्त होता है तो H और O आयनों के अनुपात। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, H और O आयनों के अनुपात, वहाँ पर आपको आयन का अनुपात पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पर हमारा 14 का आंसर क्या मिल जाएगा? C नंबर मिल जाएगा, 2:1 मिल जाएगा, ठीक है ना। जल यानी कि H2O तो H का 2 O का 1, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर। भोजन का पाचन तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन यानी कि ऊष्माक्षेपी होगा ना, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर 15 का, ठीक है ना। क्या होगा? 15 का बी नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट श्वसन नहीं एक मिनट, इसका आंसर होगा सी नंबर छोटू, यहाँ पर आंसर सी होगा, ठीक है ना। क्योंकि भोजन का पचना या फिर पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया, तो उपचयन होगा, ठीक है ना। श्वसन नहीं पूछा है ना, श्वसन अगर पूछेगा किस प्रकार की अभिक्रिया है तो ऊष्माक्षेपी होगा, लेकिन यहाँ पर उपचयन होगा छोटू, ठीक है ना। आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण, ध्यान से पढ़ना। रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O यानी कि Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या, जब आप इसको संतुलित करोगे तो जल में अणुओं की संख्या क्या मिलेगा? तो ध्यान से देखो, अगर हम इसको संतुलित करते हैं तो देखो यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन H है ना, तो यहाँ पर देखो H आपके पास 2 गो है, यहाँ पर आपके पास H का गो है तो 2 गो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन 4 गो है, तो जब आप इधर ऑक्सीजन 3 गो है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने रखा कितना, आपने रखा यहाँ पर कितना 4 रखा, ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन आपके पास यहाँ पर तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 गो हो गया। तो यहाँ पर भी आपको 4 लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपका हाइड्रोजन 8 गो होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका Fe 3 गो है, लेकिन यहाँ पर 1 गो है, तो यहाँ पर 3 लगा दो, बस आपका संतुलित हो गया। यानी कि संतुलित कैसे होगा? तो देख लो 3, फिर आपका लगेगा 4, फिर एरो, फिर आपका लगेगा क्या? कुछ नहीं लगेगा यहाँ पर, फिर आपका लगेगा यहाँ पर कितना? तो 4 लगेगा, 3 4 4, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? सी नंबर होगा, 4 होगा, ठीक है ना। ये सब समझना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर। ये 17 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, बनता है। तो इस प्रकार के प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 17 का आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। 17 का आंसर मिल जाएगा आपका डी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, चीनी का आणविक सूत्र। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है आपका क्या हो जाएगा? चीनी का सूत्र क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी के स्थान पर आ चुका है। C12H22O11, ये किसका सूत्र होता है? चीनी का। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का pH परास के अंदर कार्य करता है, तो 7 से 7 के अंदर कार्य करता है। हमारे शरीर का pH परास इतने के बीच कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो देखो चाकू से 2-3 ऐसे तत्व होते हैं जिसको काट सकते हैं, जैसे आपका पोटेशियम हो गया, जैसे लिथियम हो गया, जैसे सोडियम हो गया। इन सभी को आप चाकू से काट सकते हो क्योंकि ये काफ़ी मुलायम होते हैं। तो यहाँ पर आपका लिथियम दिया है ना, इनमें से लिथियम दिया है सी नंबर बीच वाला, यानी कि लिथियम यानी कि Li दिया है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर वाला, ठीक है ना। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक की बात करें ना तो यहाँ पर आपका सी नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जो है ना वो आयनिक यौगिक है, इसलिए यहाँ पर सी नंबर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु तो आपका ये डी नंबर वाला हो जाएगा, एस बी उपधातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर। ये क्वेश्चन है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रयोगशाला में सबसे पहला यौगिक का निर्माण हुआ था जिसका नाम था यूरिया, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पर आंसर होगा आपका वोहर, ठीक है ना। वोहर, यहाँ पर एक्चुअली में वोहर होना चाहिए, लेकिन वोहर नहीं, ये आपका नाम दिया ना, लेकिन ये होना चाहिए, वोहर होना चाहिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, सही है आपका बी नंबर, यही होगा 100%, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है ना।
तो कैल्शियम कार्बाइड जब भी जल के साथ अभिक्रिया करेगा ना तो एथाइन का निर्माण करेगा, और एथाइन में दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ये भी याद रखना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में कौन समयोगी है। देखो अगर समयोगी की बात करें ना, समयोगी की मैं बात करूं तो इनमें से कौन समयोगी हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लड़के इसमें फंस जाते हैं और इसका आंसर गलती दे देते हैं। देखो अगर मैं समयोगी की बात करें तो ये देखो एक्चुअल में ब्यूटेन के 2 समयोगी होते हैं और पेंटेन के 3 होते हैं। हम आपको ये बताए हैं, ये बताया ना सबको कि ब्यूटेन के 2 होते हैं और पेंटेन के कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। तो यहाँ पर समयोगी की बात कह जा रही है ना, तो समयोगी आपका हो जाएगा यहाँ पर, हाँ छोटू यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर वाला, ठीक है ना, क्या होगा, तो सी नंबर वाला होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, तो वर्ग वन के तत्व क्षारीय कहलाते हैं ना, क्या कहलाते हैं, क्षार धातुएं होते हैं ना, क्षार धातुएं क्या होते हैं। देखो यहाँ पर बी नंबर में क्षार धातुएं दिया है और सी नंबर में क्षारीय मृदा धातुएं दिया है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। इसमें बहुत लड़के कंफ्यूज कर देंगे, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मृदा नहीं टिक लगाना बल्कि क्षार धातुएं होते हैं, ठीक है ना, क्षारीय होते हैं, मतलब कि क्षारीय धातु मृदा नहीं होगा, ठीक है ना। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 30.5, कितना होगा 30.5, 27 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो दोस्तों पादप में जाइलम ना किसके लिए, तो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है ना, जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें, तो काकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 30 नंबर प्रतिवर्त क्रिया क्या है, प्रतिवर्त क्रिया क्या है। ये तो क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि सर जी ये तो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि पहली बार हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है ना। प्रतिवर्त क्रिया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा 30 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा सभी, यानी कि जैसे कि लार आना, रक्तदान, हृदय की गति, ये सब हमारा प्रतिवर्त क्रिया है, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क गुहा में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है ना उस कोशिका का नाम होता है तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, ईस्ट में होता है, किस में होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है ना, याद रखना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं कि फल में नर जनन अंग होता है तो पुंकेसर होता है ना, यहाँ पर आपका 34 का आंसर हो जाएगा पुंकेसर। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग नहीं याद करते हो, ये 2024 के एग्जाम में 100% आएगा कि मनुष्य में 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। देखो मनुष्य में 23 जोड़े भी पाए जाते हैं, 22 जोड़े, लेकिन 22 जोड़े वालों को क्या कहते हैं। देखो जो 22 जोड़े पाए जाते हैं ना उसको एक्चुअली में हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। तो ऑटोसोम कहेगा तो 22 जोड़ा होगा, लेकिन क्रोमोसोम डायरेक्ट कहेगा तो 23 जोड़ा होगा, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख है। देखिए पक्षी और चमगादड़, देखिए दोनों के तो पंख होते हैं और दोनों का कार्य सेम होता है, क्योंकि दोनों अपने अपने पंख से ना उड़ने का काम करते हैं, इसलिए हमारा क्या होगा, समजात अंग होगा, ठीक है ना, पक्षी और चमगादड़, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर शाकाहारी कहलाते हैं ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ओजोन के एक अणु में, ओजोन के एक अणु में, यहाँ पर अणु होगा, अणु में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है ना, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3, यानी कि O3 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है पेट्रोलियम का उपयोग होता है, पेट्रोलियम का उपयोग जैसे मोटर वाहन में, जलयान में, वायुयान में, यानी कि सभी में होता है ना, पेट्रोल का उपयोग सभी में होता है ना, होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पर 39 का डी नंबर मिल जाएगा। हम लोग का 40 नंबर जो अंतिम क्वेश्चन है कि कोयला का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए कोयला का मुख्य स्रोत क्या होता है, ऑलरेडी कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है ना कोयला, तो कोयला का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है, आप बता सकते हैं। देखो कोयले का मुख्य स्रोत आप लोग पहले बताइए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग इसका आंसर जरूर बताओ, लेकिन यहाँ तो आपको हिंट कर देता हूँ कि इसका आंसर तो डी नंबर नहीं होगा, सभी नहीं होगा, जलीय जीव भी नहीं होगा, चट्टान भी नहीं होगा, चलो मैं खैर बता देता हूँ, ठीक है ना, पौधे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 40 का आंसर बी नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर लीजिए और जाकर टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है ना, उस पर इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से सभी लोग टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, ठीक है ना।